हेलो दोस्तों, ये हमारी मोहब्बत की अधूरी दास्तां कहानी का 10वां एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो देखें, तभी आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। दूसरी तरफ बबीता उन्हें अपना नौकर समझती थी। सिक्योरिटी गार्ड ने काव्या का पक्ष चुना। वो बबीता को शक की नज़र से देख रहे थे। हालांकि काव्या ने उन्हें खुलकर नहीं बताया था कि बबीता ने कैसे उसे जान से मरवाने की कोशिश की। उन्हें तो लग रहा था कि सौतेली माँ ऐसा ही करती है। बबीता की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। फिर बबीता जोर से चिल्लाई, अरे तुम दोनों इसकी बात में मत आना। यहाँ जो कुछ भी है वो सब मेरा है। ये लड़की पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। इतनी घटिया लड़की है ये कि इसने खुद अपने पिता को मार डाला। अब ये वापस आई है अपनी सुतेली माँ को मारने। ये लड़की बहुत शातिर है। जल्दी से इसे बाहर निकालो और ये बैग मेरे हवाले कर दो। उस बैग में उस घर के कागजात रखे थे। बबीता ने सिक्योरिटी गार्ड पर रौब जमाते हुए कहा। बबीता वो बैग लेने के लिए पागल हो रही थी। तभी काव्या मुस्कुराती है, तुम पहले कुछ सोच लो, बोल क्या रही हो? तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि इस बैग में है क्या। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। तुम ये साबित करके दिखाना कि इस बैग में क्या है। अगर तुमने बता दिया तो ये बैग तुम्हारा। इतना कहकर काव्या ने अपनी बात रख दी। फिर बबीता ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही है बात समझ में? बबीता चिल्ला रही थी कि कमजोरी उसके चिल्लाने में साफ साफ नजर आ रही थी। तभी बबीता ने सिक्योरिटी गार्ड को काव्य की तरफ धक्का दिया। बबीता के ऐसे व्यवहार से सिक्योरिटी गार्ड भी घबरा गए कि ऐसे कैसे कोई उनको धक्का दे सकता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने काव्य से कहा, मैम आप इस बैग को खोलिए। अगर आप सच है तो हम अभी इसको घर से बाहर निकाल देंगे। प्लीज आप इस बैग को खोलिए। बबीता ने सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हो? मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र से विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग हमारी मजबूरी को नहीं समझ रहे हो। प्लीज हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। मैंने कहा ना, ये बैग मेरा है, तो तुम्हारा काम है ये बैग इस लड़की से लेना और मुझे देना, वरना मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगी। और फिर मैं भी देखती हूँ इस शहर में नौकरी तुम्हें कौन देगा। नौकर हो नौकर की तरह रहो। आ रही बात समझ में? उससे बैग लो और मेरे हवाले करो। सिक्योरिटी गार्ड भी इंसान है, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें बबीता के यहाँ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और बबीता के बिहेवियर से तो बिल्कुल भी नहीं। बबीता तो उन्हें नौकर की तरह ट्रीट करती है। उन्होंने कहा, बबीता जी हम कुछ करें इससे पहले हमें देखना होगा कौन सही है और कौन गलत। आप हमें हमारा काम मत समझाइए। अगर आप सही है तो जैसा कि आपने कहा आप असली मालकिन हैं, तो ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जल्दी से इस बैग को खोलिए और ये साबित करिए कि आप ही इस घर की मालकिन हैं। हम भी इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। फिर काव्या कहती है, बबीता मैम फटाफट से बैग खोलिए ना और साबित करिए कि आप इस घर की मालकिन हैं। बबीता बहुत गुस्से में थी। वो बैग किसी भी हालत में वो खुलना नहीं चाहिए। वो बस यही सोच रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उस बैग में क्या है। अगर उस बैग में प्रॉपर्टी के पेपर होते तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती, और अगर प्रॉपर्टी पेपर में घर काव्या के नाम निकलता तो काव्या का आज बबीता को घर से बाहर निकालना जाहिर था। बबीता काव्या पर हाथ उठाते हुए कहती है, काव्या तुम अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाए, इसलिए आज मैं तुम्हें जोरदार सबक सिखाने जा रही हूँ। बबीता चाहती है कि वो काव्या को एक चाटा मार दे और काव्या नीचे गिर जाए और वो उसके हाथ से वो बैग ले ले, लेकिन काव्या ने उससे पहले ही एक्शन ले लिया और बबीता को एक जोरदार लात मारी, जिससे बबीता नीचे गिर गई। लग रहा था कि बबीता का घुटना टूट गया हो। बबीता जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, काव्या तू एक नंबर की पागल लड़की है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? फिर बबीता ने देखा कि काव्या वो बैग खोल रही थी। उस बैग में से उसने एक फाइल निकाली।
फाइल के बाहर लिखा था प्रॉपर्टी ओनर। ये देख बबीता उठने की कोशिश तो करती है लेकिन वो उठ नहीं पाती। तभी काव्या उस फाइल को खोलती है और वो फाइल गार्ड को दिखाती है। ये देखिए प्रॉपर्टी ओनर मिस काव्या यानी मैं हूँ। गार्ड समझ जाते हैं कि इस प्रॉपर्टी की असली मालकिन काव्या ही है। तभी बबीता कहती है ये लड़की झूठ बोल रही है, ये पेपर नकली है। फिर गार्ड कहता है बबीता जी अगर आपके पास असली पेपर है तो वो दिखाइए, हम पुलिस में जाकर चेक करवा लेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बबीता मना कर देती है, मैं तुम्हें असली पेपर नहीं दिखाऊंगी। बबीता दांत पीसते हुए कह रही थी। उसे लग रहा था कि जब तक वो पेपर के बारे में मना करती रहेगी तब तक काव्या उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। बबीता को लगा कि ये नाटक खत्म होने के बाद वो काव्या से बदला ज़रूर लेगी, लेकिन अभी उसके लिए ज़रूरी है अपना घर बचाना। फिर काव्या कहती है बबीता तुम्हारे पास ये घर के पेपर है लेकिन वो नकली है। फिर काव्या चिल्लाती है पेपर दिखाओ बबीता वरना मैं अभी तुम्हें इस घर से बाहर फिकवा दूंगी। ठीक है काव्या अगर तुम मेरा असली रूप देखना चाहती हो तो मैं भी अभी दिखाती हूँ। ये कहकर बबीता भी घर के पेपर लेने चली गई। वो अपने रूम में जाती है और वो भी एक फाइल लेकर आती है। वो पेपर ठीक काव्या के पेपर की तरह ही थे। प्रॉपर्टी पर जहाँ काव्या का नाम लिखा हुआ था वहीं सेम तरीके से प्रॉपर्टी पर बबीता का नाम लिखा था। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सिक्योरिटी गार्ड कहता है इनमें से असली पेपर कौन से है? ये दोनों पेपर तो सेम हैं। ये मेरे प्रॉपर्टी के पेपर असली है। जब काव्या 19 साल की थी तब इसके पिता इसे छोड़कर चले गए थे। इसके पापा इतनी सारी प्रॉपर्टी एक छोटी सी लड़की के नाम कैसे करके जा सकते हैं? बबीता उन्हें बहुत विश्वास के साथ बोल रही थी। गार्ड को बबीता की बात में दम लगा, इसलिए अब उनका शक काव्या पर चला गया। उन्हें क्या पता था कि बबीता ने काव्या के साथ कितना बुरा किया। काव्या कहती है तो अच्छा मेरे पेपर नकली है। बबीता झूठी मुस्कान के साथ कहती है तुम अपने पापा की एक बिगड़ी हुई औलाद हो, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। काव्या तुमने अब हद पार कर दी है। मैंने तुम्हारे मरते हुए पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, लेकिन आज मैं कसम खाती हूँ अब मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे इससे तुम्हारी जिंदगी खराब क्यों ना हो जाए। तभी काव्या उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, सच सभी के सामने आना ही चाहिए। बबीता शॉक्ड थी कि काव्या उसकी हाँ में हाँ कैसे मिला सकती है। तो वो कहती है तो काव्या तुम समझ गई कि ये तुम्हारे पेपर नकली है? ये पेपर मुझे दे दो नहीं तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी। बबीता ने उसे धमकाते हुए कहा अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर बबीता ने पूछा किसकी ज़रूरत नहीं है? अचानक पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। बबीता ये सुन बहुत डर गई थी। फिर काव्या ने कहा अरे पुलिस के बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उन्हें बुला ही लिया है, आप फिक्र मत कीजिए, बस वो लोग अंदर आते ही होंगे। काव्या काफ़ी कॉन्फिडेंस से थी। बबीता के चेहरे के होश उड़ गए थे। उसका चेहरा खुशी से गम में बदल गया था। उसे लग रहा था कि बस अब बाजी उसके हाथ में आने ही वाली है। लेकिन पुलिस का इस तरह से आना उसके लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। उसकी खुशियाँ एक पल में छूमंतर हो गई और वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसे लगा कि पुलिस अब सारी बातों का पता लगा ही लेगी। उसे नहीं पता था कि काव्या पुलिस भी बुला सकती है। ये सब बबीता मन ही मन सोच रही थी। वो काव्या को इस तरीके से घूर रही थी कि उसे कच्चा चबा जाएगी। वहीं काव्या का चेहरा एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ काव्या के कंट्रोल में है। काव्या शांति से बबीता से कहती है ठीक है बबीता, हम अब पुलिस को ही देखने देते हैं कि कौन से पेपर असली है और कौन से पेपर नकली है। बबीता का चेहरा काव्या के हर एक शब्द के साथ पीला पड़ता ही जा रहा था। उसे लग रहा था कि पुलिस सच्चाई का पता लगा ही लेगी और कहीं उसके राज खुलते खुलते उसका सारा पर्दा फाश ना हो जाए। उसे पता था कि उसके पास जो पेपर है वो नकली है। तभी नीचे से कोमल ने आवाज़ लगाई मैम साहब पुलिस आई है।
ये सुनकर बबीता के हाथ में जो पेपर थे वो उसने फाड़ दिए। काव्या सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, रोको रोको उसे, लेकिन उसने पेपर फाड़ कर अपने मुंह में चबा लिए। ये देख सिक्योरिटी गार्ड और काव्या हैरान थी कि बबीता अपने मुंह में पेपर कैसे निकल सकती है। फिर बबीता कहती है, मैं अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ूंगी। फिर काव्या हंसते हुए कहती है, ये तो बहुत छोटा सा सबूत था, तुम्हें तुम्हारे सारे किए की सजा मिलेगी। काव्या के दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी। उसे लग रहा था कि इन सब का समय अभी नहीं है। आज का मकसद उसका बस इतना ही था कि वो बबीता को हवेली से बाहर निकाल दे। फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस अंदर आई और उन्होंने कहा, आप में से काव्या कौन है? जी काव्या मैं हूँ। आपने पुलिस को फोन क्यों किया था? पुलिस ने बड़े रौब जमा कर पूछा। जी मेरे घर में कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रहा था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, इसीलिए मैंने पुलिस की हेल्प ली। सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। बबीता समझ गई थी कि अब वो और वहां नहीं रह सकती है। इस बार जीत काव्या की हुई थी। हालांकि पुलिस उसे वहां से नहीं निकालती, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सब जान चुके थे तो वो बबीता को वहां से निकाल देते। बबीता ने समाज में अपना नाम बना रखा था और इस तरह से उसे उसकी ही हवेली से बाहर निकालते तो उसकी समाज में क्या इज्जत रह जाती। और उसने अपनी बेटी की शादी भी अभी अभी की थी और उसके ससुराल वाले बहुत इज्जतदार घर के थे तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे उनकी नज़र में उसका नाम, उसकी रेपुटेशन और उसकी इज्जत खराब हो। उसे जो भी करना सोच समझ के करना था। दूसरी तरफ काव्या ने अपनी चाल बिल्कुल सोच समझ कर चली थी। अब बबीता को अपनी चाल का इंतजार था। अगर बबीता पुलिस के सामने काव्या से बहसबाजी करती तो उसकी इज्जत धूल में मिल जाती और इससे उसकी बेटी आरती की शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ता। और वैसे भी काव्या के पिता की अरबों की जायदाद के आगे ये छोटी सी हवेली बबीता के लिए कुछ मायने नहीं रखती। अभी तो बहुत कुछ था उसके पास जो उसने धोखे से काव्या के पिता से हड़प लिया था। बबीता मन में हंस रही थी, तो क्या हुआ, इस काव्या ने मुझसे ये हवेली छीन ली। पूरी जायदाद तो मेरे ही नाम है। मैं भी देखती हूँ ये लड़की मुझसे वो जायदाद कैसे लेती है। उसके जिंदा रहते तो कभी काव्या उसकी जायदाद नहीं ले सकती है। वो सोचेगी कि उसने ये हवेली किसी भिखारी को दान दे दी, उसे क्या फर्क पड़ता है। अभी तो बबीता करोड़ों रुपए की जायदाद की मालिक है। फिर काव्या उससे कहती है, अगर आपका हो गया हो तो वो रहा दरवाजा, यहाँ से निकलो। मैं आपका यहाँ पर और ज्यादा रुकना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपने गंदगी इस घर में बहुत फैला ली। आप यहाँ से चले जाओ या फिर मैं धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं, कैसा रहेगा? काव्या उसे चिढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। काव्या को बहुत खुशी हो रही थी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर भेज दो कि वो अपने मकसद की पहली स्टेप में कामयाब हो गई है। फिर बबीता अपने कमरे में गई और उसने कुछ कीमती सामान अपने बैग में पैक किया और बाहर आई। बबीता अपने आप को कितनी भी अच्छी समझ रही हो लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसे ये हवेली छोड़कर जाने का पछतावा हो रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि काव्या ने आज उसकी कितनी बेइज्जती की है। बबीता के पास इस हवेली को अपना बताने का कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने अपना पक्ष पुलिस के सामने बिल्कुल नहीं रखा। उसे डर था कि अगर वो काव्या से पुलिस के सामने बहसबाजी करेगी तो उसके किए हुए कामों का पुलिस पर्दाफाश न कर दे। बबीता ने कभी गौर नहीं करा था कि इस हवेली के असली कागजात कहाँ पर है और जब उसने गौर करा था तब काव्या की याददाश्त चली गई थी तो फिर उसने ज़्यादा कोशिश ही नहीं की। अब उससे हवेली कौन ले सकता है, लेकिन उसने अपना पक्ष रखने के लिए इस हवेली के नकली कागजात ज़रूर बनवा लिए थे। लेकिन अब काव्या वापस आ चुकी थी। काव्य के पिता की मृत्यु अचानक हुई थी इसलिए वो कोई वसीयत नहीं बना पाई। फिर बबीता ने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। जब वो अपना बैग बाहर ला रही थी तो उसने देखा कि कोमल उस पर हंस रही थी। फिर उसने बैग कोमल की तरफ फेंकते हुए कहा, उठाओ इसे और आओ मेरे पीछे।
उतने में कोमल ने हैरान होते हुए उससे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं मेम साहब? बबीता उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें क्या, लेकिन हम जहाँ भी जाएंगे वो जगह इस कचरे से तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। उसे काव्या को दिखाना था कि चाहे काव्या ने उससे ये हवेली छीन ली हो, उसके पास काव्या के पिता के करोड़ों रुपए हैं। कोमल जल्दी ही सारे हालात समझ गई। फिर कोमल बबीता से कहती है, मैम साहब आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अंदर जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ। और बस 2 मिनट में आई। थोड़ी सी देर में कोमल अपना सामान का बैग लेकर आई। बबीता उस पर चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी करो। बबीता दरवाज़ा खोलती है जाने के लिए। तभी पीछे से काव्या चिल्लाती है, रुको 1 मिनट। इतने में बबीता कहती है, अब तुम्हें मैं और कुछ नहीं देने वाली। फिर काव्या उसके सामने आई और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगी, तुम आज के बाद इस घर में कदम मत रखने की कोशिश भी मत करना, और मेरे पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है मैं एक एक करके वापस लूँगी। फिर बबीता कहती है, हाँ तुम सारी प्रॉपर्टी लेना, वो भी सपने में। फिर काव्या ने बबीता को जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, देखते हैं। बबीता आज काव्या पर बहुत गुस्सा कर रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इस छोटी सी काव्या से आज हार चुकी है। फिर फाइनली बबीता वहाँ से चली गई और वो हवेली अब काव्या की हो चुकी थी। वो हवेली पाना काव्या का पहला कदम था। वो बबीता से अपनी पूरी जायदाद वापस लेगी। फिर काव्या ऊपर हवेली में गई। उसने बालकनी में सामने वाली बिल्डिंग पर कुछ जाना पहचाना चेहरा नजर आया। फिर काव्या ने थोड़ा और गौर करके देखा तो वो लड़का आदित्य था। आदित्य भी सिर्फ काव्या को ही देख रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जितनी ज्यादा धूप आदित्य पर गिर रही थी, आदित्य उतना ही और सुंदर दिख रहा था। काव्या का कोई आइडिया नहीं था कि वो कितनी देर से वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा था। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसने क्या क्या देखा उसे नहीं पता था, पर उसकी तेज नज़र ने शायद उसे देख लिया होगा। फिर काव्या मुड़कर अंदर चली गई। तभी करण उसके पास आकर उससे पूछने लगा, आदित्य क्या देख रहे हो? करण अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था और आज उसके नए घर के शिफ्ट होने की खुशी की पार्टी थी। हालांकि जब से पार्टी शुरू हुई थी तब से आदित्य कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए बालकनी में ही खड़ा था। आदित्य ने काव्या को तब ही देख लिया था जब वो अपने बालकनी के गेट पर आई थी। आदित्य को समझ नहीं आया था कि वहाँ हो क्या रहा है, पर उसने अनुमान लगाया कि काव्या जरूर अपने पुराना घर वापस लेने आई है और वो उस पर अपना हक जता रही होगी। वो काव्या को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। ये तो होना ही था। अब उसकी एक्स वाइफ एक अलग ही दुनिया में जो चली गई थी। आदित्य ने काव्या का बदला हुआ बिहेवियर अस्पताल में देख हैरान हो गया था और आज काव्या ने अपना घर सक्सेसफुल वापस ले लिया था। इसे देख वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी करण ने पुलिस और सिक्योरिटी को वहां देखकर आदित्य से पूछा, भाई क्या हो रहा है वहां पर? तभी आदित्य अनजान बनकर कहता है, पता नहीं यार, छोड़ो अंदर चलते हैं। करण ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो पार्टी में अंदर आ गए। फिर काव्या पूरा घर निहारने लगी। उसे उस घर की चमक धमक से उसके पिता की याद आने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये घर वो वापस ले सकती है, पर फाइनली आज से ये घर काव्या का हुआ। काव्या की आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि एक दिन वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी वापस लेगी और सब कुछ पाने के बाद वो इतनी काबिल हो जाएगी कि उसे अपने पुराने दिन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अपने बेटे की कस्टडी के लिए उसे एक मौका मिल जाएगा और वो आरव की कस्टडी ले सकेगी। माना रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। सिर्फ थोड़ी देर उसने ताला बनाने वाले को बुलवाया और उस घर के सारे ताले चेंज करवा दिए। अभी उसके पास बहुत सारे काम थे। उसे कुछ लोगों को बुलवाकर बबीता का सारा सामान बाहर फेंकवाना था। उसने सोचा कि एक अच्छे से पेंट के बाद ये घर नया हो जाएगा। जाने से पहले काव्या ने ये सब अरेंज करवा ही दिया। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। फिर उसे याद आया कि उसे अपने चाचा और प्रशांत के पास भी तो जाना है।
प्रशांत उसका इंतजार कर रहा होगा। तो प्रशांत को ये सब बात भी तो बतानी है। तब काव्या हवेली से बाहर निकली। उसने देखा कि उसके घर की तरफ एक कार आ रही है। उस कार का शीशा नीचे हुआ। काव्या को पैदल जाते देख आदित्य ने उससे कहा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या ये उसे छोड़ेगा? काव्या अभी ये सुनकर शॉक हो गई। उसे लगा कि ये जरूर मजाक कर रहा है और मुड़कर अपने रास्ते वापस चलने लगी। आदित्य भी हैरान था और मुस्कुराने लगा। कभी किसी लड़की ने उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन इन 10 दिनों में काव्या ने उसे हैरान और परेशान कर दिया था। हालांकि उन दोनों के बीच सब कुछ सही था। एक डिवोर्स ही था जो ना जाने कहां से आ गया था। कार धीरे से उसके पीछे पीछे आई। विंडो से आदित्य ने कहा, मुझे गलत मत समझना, मैं तो आरव के बारे में तुमसे बात करना चाहता। मैंने सोचा कि हम साथ चलेंगे तो बात हो जाएगी। काव्या आरव का नाम सुनकर चलते चलते रुक गई। तुम क्या बात करना चाहते हो? आदित्य ने उससे फिर से कहा, तुम अंदर आओ। काव्या पीछे का दरवाजा खोलकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। आदित्य इसे थोड़ा सा खुश हो रहा था। उसे नहीं लगा था कि काव्या अंदर आएगी। आदित्य उसकी खूबसूरती और उसकी गहरी आंखों को देखते हुए ये महसूस कर रहा था कि वो पूरी तरह से बदल चुकी है और ये बदलाव इसकी बाहरी खूबसूरती से ज्यादा उसके अंदर की पर्सनालिटी में हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर हर चीज बदल चुकी है। उसने सस्ते कपड़े पहने थे, कोई मेकअप नहीं किया था और ना ही कोई महंगी सी ज्वेलरी पहनी थी, पर फिर भी उसे वो करोड़ों की कार में अजीब नहीं लग रही थी। ये उसकी किस्मत नहीं बल्कि कार की अच्छी किस्मत है कि काव्या उसमें बैठी है। आदित्य पहली बार काव्या के लिए ऐसा कुछ महसूस कर रहा था। आदित्य गाड़ी स्टार्ट करते हुए उससे पूछने लगा, कहाँ जाना है तुम्हें? हॉस्पिटल? उस दिन हॉस्पिटल का बिल किसने दिया था? ये सवाल वो काव्या से पूछना तो चाहता है, लेकिन हॉस्पिटल का नाम लेते ही ये सवाल उसके गले में अटक गया। वो उससे पूछ ही नहीं पाया, लेकिन वो अपने दिलो दिमाग में काव्या से ये सवाल 1000 बार पूछ चुका था कि वो हॉस्पिटल का बिल कैसे भरा, इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए। आदित्य उस दिन हॉस्पिटल से बाहर निकला था तो उसे पता चल गया था कि काव्या ने ऑलरेडी 5 लाख का बिल भर दिया है, लेकिन उसने वो 1 करोड़ का चेक तो लिया था ही नहीं। फिर भी उसने बिल कहाँ से भर दिया? इस हालत में होते हुए भी कोई 5 लाख का बिल रातों रात कैसे जमा कर सकता है? और उसे याद था कि वो अभी इस टाइम बहुत गरीब है, तो इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया? आदित्य खुद से ये सवाल बार बार पूछता रहा। वो जानता था कि वो अगर काव्या से पूछेगा तो वो इस बात का कोई जवाब नहीं देगी। तभी काव्या उसके ख्यालों से अचानक उसे बाहर निकालते हुए कहती है, बोलो। आदित्य कहता है, मैंने आरव की परवरिश बहुत अच्छे से की है, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में उसके मुंह से नहीं सुना। आदित्य की यह बात सुनकर काव्या बहुत मायूस हो गई। लेकिन इस बात के लिए तो वो अपने बेटे को दोषी नहीं मान सकती है ना, कि वो उसकी याद नहीं करता, क्योंकि तलाक लेना उसकी ही मर्जी थी। तभी आदित्य ने उसे देखा और कहा, आरव एक बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे लगता है कि तुम्हारी कमी उसे महसूस नहीं होती है। सच तो यह है कि वो अब भी तुम्हारी परवाह करता है, कहता कुछ नहीं पर वो तुम्हें बहुत याद करता है। ये सुनकर काव्या बहुत खुश हो गई। फिर उसने पूछा, क्या क्या सच में? इतने में उसकी आंखें भर आई। वो खुश थी इस बात से कि उसका आरव उसको मिस करता है, उसकी परवाह करता है, उसकी केयर करता है, पर ये बात बोलता नहीं। लेकिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। आदित्य ये सब कुछ बोलते हुए थोड़ा दुखी हो गया। काव्या भी ये सब कुछ सुनते हुए काफ़ी इमोशनल हो गई। लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? फिर आदित्य ने कहा, आरव का चौथा बर्थडे आने वाला है और वो 4 साल का होने वाला है, और तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें उसके बर्थडे पार्टी में बुलाने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलने से कभी नहीं रोकूंगा। आदित्य ने ये बात तब भी कही थी जब उन दोनों ने डिवोर्स लिया था। काव्या ने जब सोचा था कि आदित्य एक अच्छा पिता होगा, इसलिए वो आरव को उसके पास छोड़कर चली गई थी।
पिछले कुछ सालों में ये बहुत बार हुआ था कि उसका अपने बेटे से मिलने के लिए मन तड़प उठा था, पर उसने किसी तरह से अपने आप को रोक लिया था। वो अपने साथ आरव को इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि वो जानती थी कि वो आरव को वो लाइफ नहीं दे पाएगी जो लाइफ उसे आदित्य के साथ मिलेगी। फिर काव्या ने कहा ठीक है। आदित्य ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे पता ही नहीं था कि काव्या पार्टी में आने के लिए हाँ कह देगी। बस इतनी सी बात के बाद पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी गाड़ी हॉस्पिटल पर आकर रुकी। काव्या गाड़ी में से उतरी और अस्पताल में अंदर जाने लगी, लेकिन काव्या ने एक बार भी पलटकर आदित्य को नहीं देखा। आदित्य तब तक उसे देखता रहा जब तक अस्पताल के अंदर नहीं चली गई। फिर वो भी वहां से चला गया। काव्या राजेश के रूम की तरफ जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो अपने बेटे के सामने कैसे जाएगी। कभी भी उसे किसी के सामने जाने में डर नहीं लगता था, लेकिन जब वो अपने बेटे के सामने जाएगी तो वो कैसा फील करेगा और वो उसे देखकर कैसा फील करेगी। क्या आरव उसे पहचानेगा? आरव बहुत छोटा सा था जब काव्या और आदित्य का डाइवोर्स हुआ था। इतनी सोच विचार के बीच वो राजेश के रूम तक पहुंच गई। प्रशांत उसे देखकर कहता है, दीदी तुम आ गई। काव्या सुबह से गई थी। प्रशांत बहुत बेचैन था। अब उसे अपने सामने देखकर थोड़ा सुकून हुआ था। फिर वो काव्या से पूछता है, दीदी आप तो घर ढूंढने गई थी ना, आपको घर मिला क्या? इतने में काव्या ने उससे कहा, हाँ घर मिल गया है। प्रशांत ने फटाफट उससे कहा, दीदी घर कैसा है, कितना बड़ा है और उसका किराया कितना होगा? काव्या उसे आज जो कुछ भी हुआ वो बताना नहीं चाहती थी। फिर उसने उससे कहा, तुम खुद चलकर देख लेना कैसा है, कितना बड़ा है। अच्छा प्रशांत एक बात बताओ, अब चाचा की तबीयत कैसी है? तुमने उन्हें दवाई तो टाइम से दे दी ना? हाँ दीदी मैंने उनको अभी दवाई दी है और वो अभी सोए हैं। प्रशांत को लग रहा था कि ज़िंदगी अब नया मोड़ लेने वाली है। उनके घर के हालात सुधरने वाले हैं और उसकी बहन की याददाश्त भी वापस आ चुकी थी और वो भी ग्रेजुएट हो रहा था। ग्रेजुएट होते ही वो अपने लिए नौकरी ढूंढ लेगा। उसके पापा की हालात भी ठीक हो रहे थे। उसे विश्वास था कि अब उसकी लाइफ भी ठीक होने वाली है। फिर एक हफ्ते बाद राजेश डिस्चार्ज हो गए और डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही आराम करने को कहा। अस्पताल से निकलने के बाद काव्या उन्हें अपने घर यानी उस हवेली में लेकर आई। ये देख प्रशांत हैरान हो गया। उसके चाचा हवेली के बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि ये अब अपना घर नहीं रहा, क्योंकि ये घर अब बबीता का हो चुका है। वो काव्या से कहते हैं, काव्या हमें यहाँ क्यों लाई हो? क्या काव्या तुम रास्ता भूल गई हो? फिर काव्या उनसे कहती है, चाचा ये हवेली ये घर हमेशा से मेरा ही था और अब मेरी याददाश्त वापस आ गई थी तो मैं इसे वापस ले लिया है और अब ये हमारा है। एक बार फिर से चाचा के लिए हैरान होने वाली बात तो थी। तो एक बार फिर से उन्होंने काव्या से पूछा, बेटा बबीता ने ये सब तुम्हें करने कैसे दिया? वो तो बहुत ही चालाक औरत है। तभी काव्या ने उससे कहा, चाचा घर के कागजात पर मेरा नाम है। वो जो करना चाहती थी मैंने उसको नहीं करने दिया और मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब ये घर सिर्फ हमारा है। अब चलो भी बहुत बातें हो गई है और आपको आराम भी तो करना है। तभी काव्या ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। चाचा भी प्रशांत का सहारा लेकर अंदर आ रहे थे, पर अभी भी उन दोनों बाप बेटे को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने सुंदर तरीके से सजे हुए घर में पहुंचकर उन दोनों को लग रहा था कि वो किसी और के घर में आ गए हैं। अब हम इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम इसके आगे का जानेंगे अब इस कहानी के अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम इस कहानी का अगला एपिसोड डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।